नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडीज़ पर स्वागत है। दोस्तों इस श्रृंखला में हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे, जो कि पूर्वावलोकन की जो विगत वर्षों के प्रश्नों का समायोजन होता है उसको देखेंगे। और यह जो हम सीरीज देखेंगे, श्रृंखला देखेंगे, यह जीआईसी प्रवक्ता राजनीति विज्ञान और TRE 4 का जो संभावित परीक्षा अप्रैल या मई में होगी, नोटिफिकेशन फरवरी तक आ जाएगा, मिड फरवरी तक, उसमें राजनीति विज्ञान में काम देगा। और साथ ही साथ जो है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश PCS की प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रारंभिक परीक्षा के, उनमें राज्य व्यवस्था खंड से जो सवाल आते हैं उनमें यह काम देगा। और इसके अलावा जो TGT की परीक्षा जून में प्रस्तावित है, शुरुआत में ही 2-3 जून को या 3-4 जून को, और उसमें जो है कि राज्य व्यवस्था खंड से जो सवाल आते हैं वहाँ पे इसके आए हुए सवाल जो है कि काम देंगे और हूबहू परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें साथियों इस बुक में कुछ पहले मैटर दे दिया है, उसके बाद फिर सवालों को दिया है। तो हम लोग पूरे एक चीज़ को भी न छोड़ते हुए, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है, तो हम हर चीज़ को देखेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले एक भी सवाल हमारे जो है कि गलत ना हो, क्योंकि अमूमन 90% सवाल जो है कि वो विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल ही होते हैं या उन्हीं के इर्द गिर्द बनते हैं, जो व्याख्या में हमारे जो है कि आ जाते हैं। तो चलिए साथियों देखिए, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 2 खंड में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जो खंड होता है उसमें 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट बनता है 1853 तक, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जब अधिनियम पारित होते हैं, जिनमें 1858 के अधिनियम से लेकर के 1947 के अधिनियम को हम लोग देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे 1773 से लेकर के 1853 तक के जो रेगुलेटिंग एक्ट बने हैं उनको देखेंगे, जिसको कहा जाता है कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो चलिए साथियों देखिए, नोट्स में दिया हुआ है, देखिए कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। और सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है साथियों। तो इसी एक्ट के तहत जो है कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजाह इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाते हैं तो वो हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो साथियों इतनी बातें जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में यहाँ पर दी गई हैं। अब देखेंगे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। कौन कौन से काम, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य जो थे वो बांट दिए गए। और इस एक्ट में निदेशक मंडल, जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। तो साथियों ये पूछा जाता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जब राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को बांट दिया गया तो किस नई बॉडी का गठन हुआ, तो वो बॉडी थी निदेशक मंडल, और इसको जो है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण की अनुमति दी गई
परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो ये नई बॉडी गठित की गई, नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। इसका जो है कि गठन किया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कौन सी नई बॉडी का गठन किया गया? तो वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसका काम क्या था साथियों? इसका काम था कि कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक मामलों को यह देखती थी। कंपनी के राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी और कंपनी के व्यापारिक मामलों को निदेशक मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की यही मुख्य बात थी। अब हम लोग देखेंगे 1776 के अधिनियम के तहत जो है कि 1786 के अधिनियम में क्या बात थी। देखिए 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसमें क्या दिया गया? गवर्नर जनरल को कुछ विशेष परिस्थितियों में जो उसकी परिषद थी, जिसके 4 सदस्य हुआ करते थे, उनके निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का जो है कि अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो ये भी पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। तो वो साथियों हो जाएगा 1786 का अधिनियम। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। देखिए, हाँ, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। मतलब कि सैनिक अधिकार जो गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ये वाले अधिकार जो है कि सबसे पहले किसको प्राप्त हुए? तो ये साथियों प्राप्त हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। और 1793 के चार्टर, अब देखेंगे 1793 के चार्टर में क्या बातें कही गई थी। तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? एक्सटेंशन कर दिया गया। कंपनी के अधिकारों का क्या कर दिया गया साथियों? 20 वर्ष के लिए उसका एक्सटेंशन और कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक कार्यों का। तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। हाँ, अब देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहली बार साथियों भारतीयों के लिए शिक्षा जो है कि भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है कि खर्च करने का उपबंध किया गया। और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार, कंपनी जो थी वो भारत के साथ केवल व्यापार करती थी, केवल कंपनी ही व्यापार करती थी। इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी चीन के साथ और चाय के व्यापार पर जो है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वो है साथियों 1813। लेकिन अभी भी चीन और चाय के व्यापार के मामले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है कि बरकरार रहा। अब देखते हैं, देखिए 1833 के अधिनियम में क्या हुआ। तो 1833 के अधिनियम के तहत साथियों जो हुआ मुख्य बातें, उनमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, देखिए ये पूछा जाता है किन किन आधार पर? धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। ये प्रावधान किया गया। तो ये पूछा जाता साथियों कि किस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में भेदभाव को जो है कि सरकारी सेवाओं में भेदभाव का आधार अगर कोई बनाएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण, तो वो क्या होगा? वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो मतलब इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते थे सरकारी सेवाओं में। और आगे है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के तहत क्या है कि देश की शासन प्रणाली का क्या हो गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है कि ये जब घोषित कर दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, तो ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य क्या कर दिए गए इसके तहत?
व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी का जो अब 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बरकरार था वो भी क्या कर दिया गया, 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और अब भविष्य में कंपनी क्या करेगी, केवल अब भविष्य में कंपनी केवल राजनैतिक कार्यों को करेगी। तो भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो है कि कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य था, को सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम मैकाले को जो है कि कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो मैकाले को भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कब शामिल किया गया, 1833 के अधिनियम के द्वारा। और किस रूप में शामिल किया गया, तो कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले को। अब देखिए, जब लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया तो इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो जब बंगाल का गवर्नर जितने भारत में जितने क्षेत्रों में प्रेजेंट टाइम में ब्रिटिशों का एकाधिकार था, जिन क्षेत्रों पर उनके शासन चलते थे, वो पूरे क्षेत्रों का क्या हो गया, वह गवर्नर जनरल बन गया। तो जब पूरे क्षेत्र का बन गया तो उस पूरे क्षेत्र पर जो है कि कंपनी को इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए जो है कि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। वही जो ऊपर दिया था कि धर्म, जन्म स्थान, लिंग, इन सब आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते थे। तो जो है कि इसी एक्ट के तहत 1833 के अधिनियम के द्वारा ये जो है कि सरकारी सेवाओं में आप नियुक्तियों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ये प्रावधान किया गया। अब देखिए साथियों, 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में दिया हुआ है। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया गया। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें जो है कि विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ क्या कर दी गई, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई 1853 के जो है कि चार्टर एक्ट के द्वारा। हाँ, अब देखिए, विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब क्या हुआ, जब विधायी शक्तियाँ और जो है कि कार्यपालिका शक्तियाँ अलग कर दिया गया तो विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। तो इसी के तहत जो है कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए अब जो सिविल सेवक बनेंगे वो किसके थ्रू बनेंगे, वो खुली भर्ती के तहत, मतलब कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में जो क्वालिफाई करेंगे वो जो है कि अब सिविल सेवक बनेंगे। तो साथियों, इतना जो है कि स्टडी मटेरियल था। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या सवाल बने हैं। तो चलिए, पहला सवाल है आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। विकल्प दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1774। 73 के द्वारा जो है कि 1774 में बना था। तो देख लीजिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। सर एलिजा इम्पे जो है कि इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। अब आप सबके सामने जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए, वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये बात साथियों सही है। लेमेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये गलत है, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इस तरह से पहला ही कथन केवल सही होगा। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, न तो एक और न दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। और ये देखिए RO री एग्जाम 2016 में सवाल बना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों आप सबके सामने दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि सुमेलित कीजिए। देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, पहला दिया है पहले सूची में कि नियंत्रण परिषद की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया
बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में जो नियुक्ति होती है वो लॉर्ड मैकाले की होती है। चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य के विधि विशेषज्ञ के रूप में होती है, तो वो 1833 के अधिनियम के तहत उसमें ये प्रावधान जो कि 1833 के अधिनियम में था। तो डी का हो जाएगा 4। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका भी साथ में हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 में ये आया था। 1 लाख रुपए जो कि प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना साथियों ये नियामक अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बी का हो जाएगा 1। और ए का है नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? नियंत्रण परिषद जो है कंपनी के जो है व्यापारिक मामलों को देखती थी। तो चलिए इसका इस तरह से हो जाएगा। डी का देखिए, डी का हम लोगों ने देखा अभी डी का चार्टर अधिनियम 1833। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ तो साथियों देखिए डी का 4 और सी का 3 और बी का 1 और ए का 2, यही हम लोगों ने मैच कराया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही है। हाँ तो देखिए साथियों, नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और पिट्स का भारतीय अधिनियम के द्वारा 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कि राजनीतिक मामलों को देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो व्यापारिक मामलों को देखता था, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के दोनों कार्यों का बंटवारा हो गया। मतलब कि व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग संस्थाएं अब देखेंगी। तो राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से था वो जो है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था। और चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित बातें थीं। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके सामने। आप लोग इसको प्रैक्टिस की तरह से भी लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्यविद आंग्ल विवाद तीसरा दिया है। तो इसमें जो है सही साथियों वो है, देखिए इसका जो सही जवाब है वो है, देखते हम लोग क्या दिया है। हाँ देखिए, केवल 1 या 2, केवल 2, और सी में दिया है 1 और 3, और डी दिया है 1 2 3। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, इसके जो सभी विकल्प जो है कि इसके सही हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए ये IAS प्री का 2018 का सवाल है, इसलिए थोड़ा कठिन है। तो इसमें व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए व्याख्या में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को जो है कि अपनाया गया। और 1813 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। हाँ अब साथियों है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के
साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो चाय और चीन को छोड़ करके कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 1813। देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो अब देखते हैं हम लोग अगला जो सवाल है। अगला सवाल है साथियों कि हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चार्टर एक्ट 1813 से दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया। तो ये सही है। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन के संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इस पे विचार करते हैं। और ऑप्शन सी जो दिया है मतलब कथन 3 वो है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इस पे भी विचार करते हैं। देखते हैं विकल्प क्या बनाया है। विकल्प बनाया है कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 जो है कि सभी सही हैं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो ये है कि इसमें जो पहला और दूसरा कथन ही केवल सही है। तो देखते हैं। हाँ देखिए, ऑप्शन ए सही है। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है कि चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार बना रहा और बाकी के साथ क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। और इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 जो है कि सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है। कथन 3 क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 साथियों आप सबके सामने कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को देखिए किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का जो है कि इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पूछा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसका सही जवाब है साथियों 1833। अब आप लोग व्याख्या देख लीजिए क्यों। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधिकार, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो इस तरह से साथियों जो है कि ये जो सवाल थे जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के अधिनियम तक जो जितने सवाल बने थे वो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और बाकी जो है कि अगले जो बातें हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लाते रहेंगे। और इसी तरह से ये श्रृंखला जो है कि पूरे जब तक राज्य व्यवस्था को समाप्त नहीं हम कर देंगे पूर्वावलोकन को, तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। आप लोग निरंतर जो है कि हमारे चैनल को वॉच करते रहिए और अपने जो है कि सिलेबस को कंप्लीट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।